चलिए, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब हमारा ब्रेक से पहले सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आपको कैसे क्लासेस चलेंगी, बैच कैसे चलेगा उसके बारे में भी बता दिया। टैक्सेशन सब्जेक्ट कैसा है कैसा नहीं है वो सब भी बता दिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, हमारा टारगेट है कि जब तक आपका ये अर्ली बैच चल रहा है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक हमारा टारगेट है हम जीएसटी को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सो नाउ द एंटायर डिस्कशन विल बी ऑन जीएसटी। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, जीएसटी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है, जीएसटी आप सबको पता होगा, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। तो बिफोर यू अंडरस्टैंड जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, इंडिया में किस किस तरह के टैक्स हैं। 1 जुलाई 2017 इस दिन जीएसटी आया था। तो आज हम सिर्फ ये समझेंगे, जो हमारा 1 घंटे का टाइम स्लॉट है, कि 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम कैसे था। अब आप बोलोगे सर 1 जुलाई 2017 से पहले वाला टैक्सेशन सिस्टम क्यों बता रहे हो? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या कमियां थी, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि जीएसटी लाया क्यों गया। तो आज वाली 1 घंटे की क्लास और इवन नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 2 पूरी डेडिकेटेड होएगी 1 जुलाई 2017 से पहले को। वहां पे मैं पूरा आपको समझाऊंगा 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन से टैक्सेस लगते थे, कैसे लगते थे, ताकि आप लेक्चर नंबर 3 से जब जीएसटी पढ़ना शुरू करो, आपके दिमाग में पूरी रूपरेखा तैयार होगी कि जीएसटी लाने की जरूरत क्या थी। आज आप ये मान के चलो कि आज से जीएसटी स्टार्ट होगा, द आंसर इज नो। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टैक्स? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टैक्स? आपके हिसाब से आपको मुझे कोई भी डेफिनेशन बतानी है, टैक्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है, जल्दी से बताइए। आपके हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? वर्ड तो पहली बात नहीं सुन रहे, बहुत बार सुना होगा। अगर आज आपको कोई कहे डिफाइन करना है टैक्स क्या होता है, तो टैक्स की क्या डेफिनेशन दोगे आप? इसी माने मेरी वाटर ब्रेक भी हो जाती है, तुम्हारी चैट करने के जो अंदर मन हो रहा होता है वो तुम आंसर में चैट भी कर लेते हो, मगर अभी तक किसी का आंसर आया नहीं मुझे। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं देनी भाई। जैसे 3 इडियट्स के अंदर वो चतुर ने डेफिनेशन सुनाई थी, वैसी डेफिनेशन नहीं चाहिए। आमिर खान वाली डेफिनेशन बता दो ताकि मुद्दा समझ में आ जाए मुझे, टैक्स के हिसाब से क्या है। अरे, आंसर आने लग गए हैं, मुझे दिख नहीं रहे। शिट शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरी चैट मैंने ऊपर कर रही थी। किसी ने बोला लाइबिलिटी इम्पोज्ड, कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, किसी ने बोला स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, किसी ने बोला एडिशनल अमाउंट पेड ऑन परचेज जो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि मैं क्रक्स बताऊं तो टैक्स एक मन मर्जी से दी गई पेमेंट नहीं है, टैक्स एक ऑब्लिगेशन है। मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, आई एम इनकम टैक्स पेयर। आपसे मैं अगर पूछूं क्या आपने कभी इनकम टैक्स पे किया है? जीएसटी तो मैं मानता हूं, चलो आपने शायद पे किया होगा। क्या जिंदगी में आपने कभी इनकम टैक्स पे किया है? द आंसर इज नो। आप में से 99% बच्चों ने आज तक कभी इनकम टैक्स पे नहीं किया होगा। 1% भी मैं इसलिए मान के चल रहा हूं, शायद घर वालों ने तुम्हारे नाम पे बिजनेस खोल रखा हो। तो 99% लोगों ने इनकम टैक्स पे नहीं किया। मैं पे करता हूं। तो जरा सोच के देखो, कोई भी टैक्स की बात करें, मैं पे कर रहा हूं, आप पे नहीं कर रहे हो। ऐसा क्या कारण है कि मैं पे कर रहा हूं, आप पे नहीं कर रहे? सिमिलरली आपके घर के पास हो सकता है कोई समोसा बेचने वाला हो, आपके घर के पास कोई चाय बेचने वाला हो। उससे कभी जाके पूछना भाई तूने जीएसटी पे किया है, वो बोलेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड, समोसा तो हल्दीराम भी बेचता है, चाय तो चायोज नाम की चायोज भी बेचता है, कॉफी तो सीसीडी भी बेचता है। क्या उन्होंने जीएसटी पे किया है? द आंसर इज यस। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ लोग टैक्स पे करते हैं, कुछ लोग नहीं पे करते, बिकॉज टैक्स किसी ना किसी एक्ट में लगाई गई एक ऑब्लिगेशन है। और जब कोई गवर्नमेंट का एक्ट आपको कंपल्सरली कुछ पे करने के लिए बोलता है, उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय अ स्टैच्यू। स्टैच्यू मतलब एक्ट। जब भी कोई लॉ बनाया जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यू। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? एनी ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय अ लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अ टैक्स, तो आप उसको डिफाइन करके दोगे। ये आप अगर नोट डाउन करना चाहो नोटिंग कर सकते हो, अदरवाइज फेयर नोटिंग में कल आपको जब नोट्स दूंगा ना, उन्हीं नोट्स में कराऊंगा। आज आप चाहो तो ऑप्शनल है, मर्जी है, जो मैं चीज लिख रहा हूं, लिखना चाहते हो लिख लो। टैक्स का मतलब है इट इज अ it is a statutory obligation
स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। कोई भी लॉ होगा, लॉ कौन बनाता है, लॉ किस किस तरह के होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये बताया कोई ना कोई लॉ होगा जिसने ऑब्लिगेशन क्रिएट करी है टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा, और ये सबको नहीं देना होगा, ये कुछ लोगों को देना है। अब वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीजों के ऊपर टैक्स पे करना है, वो किसी ना किसी लॉ में लिखा होगा। हमें वो लॉ पढ़ना है। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, जीएसटी के लिए जीएसटी लॉ पढ़ना है। अब ये तो मैंने आपको टैक्स की डेफिनेशन बता दी। मैं टैक्स पे करता हूं, आप नहीं पे करते, क्योंकि मेरे पे ऑब्लिगेशन लिखी होगी किसी एक्ट में, आपके ऊपर उस एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन नहीं होगी, तभी आज तक आपने टैक्स पे नहीं किया और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई, कोई डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आया, किसी ने आपको कभी परेशान नहीं करा, क्योंकि आप समझदार हो। जो भी एक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन क्रिएटेड है वो आप पर क्रिएटेड नहीं होगी। बात समझ में आई? अगला सवाल ये है, जब हम सरकार को टैक्स देते हैं, क्या बदले में सरकार हमें कुछ देती है या ये यूनिलैटरल पेमेंट है? आपने शायद 11th-12th क्लास में पढ़ा हो, एक होती है ट्रांसफर पेमेंट जो सिंगल डायरेक्शन में होती हैं, एक होती है फैक्टर पेमेंट जिनके बदले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या कोई गुड्स एंड सर्विस दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है, टैक्स एक ट्रांसफर पेमेंट है, यानी आप सरकार को दे रहे हो, सरकार बदले में आपको कुछ नहीं दे रही, या सरकार भी बदले में कुछ देती है? डू यू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? कुछ बच्चों ने बोला बायलेटरल है, एक बच्चा बोल रहा सर सरकार सर्विसेज देती है, कुछ कह रहे हैं यूनिलैटरल है। जरा ध्यान से समझो, जो बच्चे बायलेटरल बोल रहे हैं वो बायलेटरल क्यों बोल रहे हैं? उनका कहना है सर हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार भी तो हमें सर्विसेज देती है। कौन सी सर्विस? नेशनल डिफेंस देती है। आज आप अपनी सिटी के अंदर सेफ फील कर रहे हो क्योंकि इंडिया की बॉर्डर्स के ऊपर डिफेंस वाले लोग खड़े हैं। आज आप अपने शहर में सेफ फील कर रहे हो क्योंकि पुलिस ने क्राइम को कंट्रोल कर रखा है। आज गवर्नमेंट रात होती जाती है आपको स्ट्रीट लाइट देती है। ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है। कहां से दे रही है? टैक्स पेयर के पैसे से ही तो दे रही है। मगर ध्यान देना विच, अगर मैं आपसे पूछूं कैन वी से टैक्स इज अ कंसीडरेशन फॉर दिस सर्विसेज, द आंसर इज नो। टैक्स नो डाउट हमारे टैक्स के पैसे से ही ये सारी सर्विसेज आती हैं, मगर टैक्स इन सब की कंसीडरेशन नहीं है। कंसीडरेशन की डेफिनेशन ना याद होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी होगी फाउंडेशन लेवल पे। क्या पढ़ा था कंसीडरेशन के अंदर? क्विड प्रो क्यो। आपने एक वर्ड सुना होगा, कंसीडरेशन वर्ड जब भी आपके सामने आया था फाउंडेशन लेवल पे तो एक वर्ड सुना था क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। यानी किसी चीज को कंसीडरेशन तभी माना जाता है अगर मैं जो आपके लिए कर रहा हूं और आप जो मेरे लिए कर रहे हो उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बदले में फीस दे रहे हो, तो आपके द्वारा दी गई फीस इज द कंसीडरेशन फॉर माय सर्विसेज, नो डाउट। आप पिज्जा हट गए, आपने उसको पैसे दिए, उसने पिज्जा हट ने पिज्जा दिया, दैट इज कंसीडरेशन। बट गवर्नमेंट के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते। आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया और गवर्नमेंट ने बदले में सर्विस दी। गवर्नमेंट की द्वारा दी गई सर्विसेज और हमारे द्वारा दी गई मनी, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है? सोच के देखो, मैं इनकम टैक्स पे करता हूं, मैं जीएसटी पे करता हूं, मुझे भी नेशनल डिफेंस सर्विस मिलती है, मुझे भी पुलिस सर्विस मिलती है। आपने आज तक कभी इनकम टैक्स पे नहीं किया, क्या आपको नेशनल डिफेंस और पुलिस की सर्विस नहीं मिलती? क्या ऐसा होगा कल को मान लो आप सड़क पे खड़े हो, कहीं पर आर्मी को हम सबको बचाना है, आर्मी मुझसे आगे पूछेगी हाँ भाई तुम टैक्स पेयर हो, अगर हो तो तुम्हें बचाएंगे, नहीं हो तो नहीं बचाएंगे। क्या ऐसा होता है? द आंसर इज नो। सरकार जो भी सर्विसेज देती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की सर्विस हो, चाहे वो नेशनल डिफेंस की सर्विस हो, चाहे वो पुलिस की सर्विस हो, वो आपको भी बिल्कुल वैसी मिलेगी जैसे मुझे मिल रही है। इनफैक्ट जो बंदे टैक्स पेयर होते हैं ना, जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वाले या हाई क्लास वाले लोग होते हैं, कितने सारे बेनिफिट हैं सरकार के, उल्टा उनको नहीं मिलते, मिलते उनको हैं जो टैक्स पे नहीं करते। मान लो सरकार स्कॉलरशिप बांट रही है, उस बच्चे ने जिसने स्कॉलरशिप रिसीव करी उसने टैक्स पे नहीं किया, फिर भी सरकार ने स्कॉलरशिप दी उसको। तो सरकार से जो हमें सर्विसेज मिलती है ना, जरूरी नहीं उन्हीं लोगों को मिले जिन्होंने टैक्स पे किया है। तो आई कैन से टैक्स इज नॉट अ कंसिडरेशन।
Although because of the tax government gives us some services, but we can't say tax is a consideration because there is no quid pro quo, there is no direct relationship between the tax that you have given to the government and the services that you have received from the government. तो अगली चीज एक बार लिख लो, tax cannot be said, cannot be considered as consideration for services received from government. टैक्स को कंसिडरेशन नहीं मान सकते. इट इज अ यूनिलैटरल पेमेंट. इट इज अ यूनिलैटरल, यूनिलैटरल समझते हो ना, एक ही डायरेक्शन में, बदले में कुछ नहीं मिल रहा. यूनिडायरेक्शनल पेमेंट मेड बाय अ पर्सन टू गवर्नमेंट. ये एक यूनिडायरेक्शनल पेमेंट है जो एक पर्सन ने गवर्नमेंट को दी है. क्यों इसको कंसिडरेशन नहीं मान रहे हम? बिकॉज देयर इज नो क्विड प्रो क्यो. दैट इज there is no direct relationship, there is no direct relationship between tax paid to government, there is no direct relationship between tax paid to government and services received from government. गवर्नमेंट से मिलने वाली सर्विसेज जरूरी नहीं है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने टैक्स पे किया है, वो उनको भी मिल जाती है जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया. हेंस आई कैन से क्या सर्विसेज जो सरकार से मिल रही हैं और जो मैंने टैक्स पे किया है, क्या उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है? द आंसर इज नो. ये एक दूसरे की कंसिडरेशन नहीं मानी जा सकती. क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया, टैक्स क्या है, इट्स द स्टैट्यूटरी पेमेंट यूनिलैटरल नेचर की, ये टैक्स पेयर का व्यू पॉइंट है. दिस इज फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ टैक्स पेयर. हम अपने नजरिए से देख रहे हैं कि टैक्स का मतलब क्या है. अब अगला नजरिया क्या हुआ, आप पहले तो हमने अपने नजरिए से देखा कि एक टैक्स पेयर के लिए व्हाट इज टैक्स. अगली चीज मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है? अगर आज आप किसी गवर्नमेंट से पूछोगे व्हाट इज टैक्स, तो गवर्नमेंट का जवाब क्या होगा? थोड़ी देर पहले जब मैंने डेफिनेशन पूछी तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया टैक्स का मतलब है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. बिल्कुल सही. हमारे लिए वो एक ऑब्लिगेशन है, हमें बदले में कुछ मिले या ना मिले हमें वो पे करना पड़ेगा. क्यों पे करना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, किसी लॉ में डाली गई है हमारे पे. अगर ना पे करी तो उस लॉ में पनिशमेंट होगी हमारे लिए, तो हमारे लिए तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो गई. सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टैक्स का मतलब क्या है? सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. तो अगर हम यहां पर अगली डेफिनेशन लिखें, फ्रॉम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से क्या टैक्स की डेफिनेशन है? तो यहां लिखो, फॉर गवर्नमेंट टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. टैक्स इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू to run day-to-day एडमिनिस्ट्रेशन. सरकार को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रेवेन्यू चाहिए होती है, और वो कहां से आती है? टैक्स से. अब ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला टैक्स इज द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मैंने टैक्स बोला है वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. अब मैं सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, टैक्स से इसका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ऐसा क्यों लिखा वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू? यानी आप मुझे ये बताओ, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू? आपको पता होना चाहिए टैक्स के अलावा सरकार के कौन से सोर्सेज हैं. व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट?
गवर्नमेंट के लिए अपार्ट फ्रॉम टैक्स बाकी सोर्सेज क्या हैं? एक बच्चे ने बोला बॉन्ड्स, एक ने बोला पेनल्टी, फाइन, डोनेशन, पेनल्टी। देखो पहली बात तो बॉन्ड जो गवर्नमेंट ले रही है वो एक लोन होता है। जो सरकार बॉन्ड इशू करती है ना, वो तो लोन होता है। तो बॉन्ड में जो पैसा मिला है वो सरकार के लिए रेवेन्यू नहीं होती, वो तो एक तरह का लोन लिया है। हर बच्चा बोल रहा है फाइन्स एंड पेनल्टीज। पहली चीज जो हर किसी ने बोली, फाइन्स एंड पेनल्टीज, आई एग्री। अलग अलग एक्ट में अगर आप उस लॉ को तोड़ो तो आप पे फाइन या पेनल्टी निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स तोड़ो तो क्या हो जाता है? आप पे चालान हो जाता है। ऑल्दो सरकार का मेन पर्पस आपको चालान करते समय, फाइन या पेनल्टी लगाते समय रेवेन्यू जनरेट नहीं करना होता, वो आपको पनिश करना होता है। बट ओवरऑल देखा जाए इट इज अ गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज। अगला किसी ने बोला डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर पीएसयू की बात करूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करूं, पीएसयू वो होती हैं जिसके अंदर सरकार एक शेयर होल्डर होती है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर होती है। पीएसयू जैसे एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, वैसे ही पीएसयू किसको डिविडेंड देती हैं? गवर्नमेंट। तो पीएसयू से आने वाला डिविडेंड भी सरकार के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सरकार के पास एलआईसी के अंदर मेजर होल्डिंग है, तो इमेजिन करो हर साल एलआईसी कितना कमा के देता है सरकार को, सारा डिविडेंड सरकार के पास जाता है। तीसरी चीज डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही। बीसीके के अंदर आपने ये सब पढ़ा था, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? जो भी सरकार की पीएसयूज के अंदर होल्डिंग होती है, शेयर होल्डिंग होती है, सरकार अपनी शेयर होल्डिंग क्या करती है? प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है। जैसे इस साल आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी का पब्लिक इशू आने वाला है। एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में सरकार ने अनाउंस किया था इस बार के बजट में, वो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। बताओ कौन सी? एलआईसी। और कहा जा रहा है एलआईसी का जब भी आईपीओ आएगा, पता नहीं कब आएगा, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, सरकार जब भी आईपीओ लाएगी, सरकार का मतलब मार्केट में अपने शेयर्स को लाएगी और लोग प्राइवेट प्लेयर हमारे जैसे खरीदेंगे, वो आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, इंडिया की तो एटलीस्ट ऐसा बोला जा रहा है। अब कितना आएगा, कितने शेयर इशू होंगे, वो सब देखने वाली बात है। मगर एलआईसी सरकार के बाद एक इतनी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग सरकार की है। सरकार उसमें अपनी 25-30% होल्डिंग अगर बेच देगा, बहुत मोटा पैसा सरकार के पास आएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का। आधे से ऊपर साल बीत गया, अभी तक शुरुआत तो नहीं हुई है। लेट्स सी डिसइन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट होएगी। फोर्थ चीज किसी ने मुझे अभी यहां पर बोला, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की जगह मैं बोल देता हूं नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे बाय डिफॉल्ट सरकार का हक है। जैसे किसी बच्चे ने स्पेक्ट्रम बोला, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? मोबाइल फोन कंपनीज क्या करती हैं, ये जो हमारी जो हवा के अंदर एयरवेज होती हैं, दे यूज इट फॉर हमारी आवाज को या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इसको यूज करने के लिए इनको सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम, उनको सरकार से स्पेक्ट्रम का लाइसेंस खरीदना पड़ता है। अब सर ये लाइसेंस हवा को यूज करने का सरकार को किसने दिया? बाय डिफॉल्ट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस देश के अंदर, उन पे हक सरकार का है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर उन्हें यूज करेगा, उसे सरकार को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी या लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आज इंडिया के अंदर एक नई कोल माइन चलती है, एक नई नेचुरल गैस की फील्ड पता लगती है, कोई प्राइवेट प्लेयर को अगर वहां से कोल निकालना है, उसको सरकार को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की सेल या लाइसेंस। एग्जाम्पल, अभी 5G स्पेक्ट्रम का रिसेंटली क्या हुआ है? ऑक्शन हुआ है। तो ऑक्शन के अंदर जो कंपनीज हैं, एयरटेल हो गई, रिलायंस हो गई, ये क्या करेंगी? सरकार को पैसे देंगी उन सरकार के द्वारा 5G स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए। ठीक है जी। मुकेश बार बार बोल रहे हैं कस्टम ड्यूटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी टैक्स का ही पार्ट है भाई। टैक्स तो मैंने बोला है ही है, मैं अपार्ट फ्रॉम टैक्स पूछ रहा हूं। अगला किसी ने आंसर दिया सर इंटरेस्ट इनकम, बिल्कुल सही। सरकार को इंटरेस्ट इनकम आती है, कहां से आती है? ओन लोन्स गिवन टू अदर कंट्रीज। क्या हमारा देश बाकी कंट्री को लोन देता भी है? बिल्कुल। बड़े देश के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाएं, मान लो हमारे प्रधानमंत्री यूएस जाएं,
यूके जाएं, वहां से लोन लेकर आते हैं, वो हमसे अमीर देश है। मगर हमारे प्रधानमंत्री अगर नेपाल जाएं, बांग्लादेश जाएं, श्रीलंका जाएं, तो वहां पर क्योंकि वो जीडीपी के टर्म्स में हमसे छोटी कंट्री है, वहां पे वो लोन देकर आते हैं। इनफैक्ट थोड़े समय पहले भी मैंने न्यूज में देखा, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है ना, जिसपे अभी उनको डर लग रहा है कि शायद तालिबान कब्जा ना कर ले, वो वो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट किसके लोन के पैसे से बनी है? इंडिया के लोन के पैसे से बनी है। तो इंडिया जो बाकी कंट्रीज को लोन देता है, उनसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करता है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स। कोई बच्चे बोल रहे हैं सर वर्ल्ड बैंक, वो अगेन लोन देता है, वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देता। कोई बच्चा बोल रहा है सेस, सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, अभी पढ़ेंगे आगे सेस और टैक्स में क्या फर्क होता है, बट अभी के लिए मान के चलो सेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स। बच्चा बोल रहा है प्राइवेटाइजेशन, भाई डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया वो। तो मेजर मेजर ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। अब ध्यान देना, ये सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ये कभी कभार वाले हैं। हर साल तो 5G स्पेक्ट्रम की सेल नहीं होती, हर साल तो डिसइन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। तो ये ना रिलायबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। बात करें इंडिया की, इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स। तो अगर आप मुझसे पूछो सर सरकार हमसे टैक्स लेती क्यों है, सरकार ने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगा क्यों रखी है? क्योंकि सरकार को अपने आप को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और वो पैसा आपसे लेती है और फिर आप भी खर्च करके कहती है देखो हमने तुम्हें फ्री में दे दिया। जैसे आज की डेट में सोच के देखो, आपको जगह जगह पोस्टर लगे मिलेंगे, हमने वैक्सीन फ्री में लगाई। भाई वैक्सीन किसके पैसे से लगी? हमारे पैसे से तो लगी। वो टैक्स पेयर्स का पैसा ही तो वैक्सीन के रूप में खर्च हुआ ले देकर। तो क्या किसी ने हम पे फ्री में वैक्सीन लगाई? द आंसर इज नो। अल्टीमेटली दैट ऑल एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट डज, इवन जो आपके ओलंपिक मेडलिस्ट को ये पैसे अनाउंस हो रहे हैं, नीरज चोपड़ा 6 करोड़ रुपए दिए उसे, अभी 2 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट ने दिए, किसके पैसे हैं भाई? तुम्हारे और मेरे पैसे, जो टैक्स के रूप में गई वही पैसे तो हैं। सरकार के पास अपने घर से थोड़ा पैसे लाते हैं पॉलिटिशियंस, हमारे पैसे ही तो होते हैं। तो सरकार ने पैसे हमसे लिए क्योंकि सरकार की मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स है, और उस टैक्स को खर्च कैसे करना है वो सरकार डिसाइड करती है। हम लोग बस बैठ के सरकार की तारीफ या उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर एक बार हमने सरकार चुन ली, वो डिसाइड सरकार करती है। बात समझ में आ रही है? अब ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट कि टैक्स होता क्या है। टैक्स कंसिडरेशन नहीं होता सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला सवाल आया, टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, किसी भी कंट्री के अंदर टैक्सेस किस किस प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताओ। शायद ये चीज आपने अपनी छोटी क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ रखे हो। व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस? कैटेगरी पूछ रहा हूं, नाम नहीं पूछ रहा, टैक्सेस के नाम नहीं पूछ रहा, कैटेगरी पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही जवाब आ गया मेरे पास। पहली कैटेगरी आती है डायरेक्ट टैक्स और दूसरी आती है इनडायरेक्ट टैक्स। जल्दी से मुझे बताओ मतलब क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स का मैं पहले जानबूझ के जो पढ़ रखा है वो बताऊंगा, असली वाली डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा होगा बर्डन कांट बी शिफ्टेड, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा होगा बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ये चीज पढ़ी होगी, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन को क्या कहते हैं, शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। पहले समझते हैं ये बर्डन का मतलब क्या है। ये जो अपनी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इस बर्डन का मतलब क्या है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो आज आप पिज्जा हट पे गए, पिज्जा हट या डोमिनोज जो भी एग्जांपल है, वहां जाकर आपने एक पिज्जा मांगा। पिज्जा था लेट से लार्ज साइज पिज्जा था, 1000 रुपए का, बहुत बड़े साइज का पिज्जा था, 1000 रुपए का पिज्जा था। अगर आप 1000 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करोगे, क्या आपका बिल 1000 रुपए का आता है? द आंसर इज नो। पिज्जा हट क्या करता है, 1000 रुपए के पिज्जा के ऊपर जीएसटी लगा देता है। जीएसटी का रेट मैं 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10% मान रहा हूं, असली में 10% का रेट है नहीं जीएसटी का, सिर्फ समझने के लिए 10% का रेट मांग लिया। तो पिज्जा हट 1000 के ऊपर क्या करता है, 100 रुपीज चार्ज करता है, और आपको बिल क्या दे देता है, 1100 रुपए का। यानी हमारी जेब से कितने चले गए जब हम पिज्जा हट के पास गए, 1100 रुपए। अब इस 1100 रुपए में से ना 1000 रुपए तो वो अपनी सेल मान लेता है,
वो कहता है 1000 रुपये तो मेरी सेल है, ये 100 रुपीज वो क्या करता है, पिज्जा हट गवर्नमेंट को दे देता है। यानी ध्यान से देखो, जीएसटी के केस में गवर्नमेंट ने पिज्जा हट को बोला जब जब तुम पिज्जा बेचोगे तुम्हें हमें उसकी वैल्यू का 10% देना पड़ेगा। मगर पिज्जा हट ने क्या किया, वो अपनी जेब से पे नहीं किया, पिज्जा हट ने वो 10% का अमाउंट आपसे चार्ज किया और आपसे कलेक्ट करके सरकार को दे दिया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं हु इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट, पिज्जा हट। सरकार को हमें जाके नहीं पे करना, सरकार को पिज्जा हट पे करेगा। जब आप जीएसटी एक्ट देखोगे वहां पर पर्सन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन किस पे डाल रखी होगी, हमारे पे नहीं डाली, पिज्जा हट पे डाली होगी। मगर मैं आपसे पूछूं हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स, टैक्स का बर्डन कौन बियर कर रहा है, हम बियर कर रहे हैं। कैसे, हम इसलिए बियर कर रहे हैं क्योंकि जो पिज्जा हमें 1000 रुपए का मिलना चाहिए था वो कितने का मिल रहा है, हमारी जेब से तो 1100 गए। तो असली में टैक्स का बर्डन हमने बियर किया। हम कौन है, हम है अल्टीमेट कंज्यूमर। बर्डन बियर किया अल्टीमेट कंज्यूमर ने, मगर सरकार को पे करने के लिए लायबल कौन है, पिज्जा हट। सिमिलरली मान लो एयरटेल से आपने सर्विस ली, एयरटेल आपको क्या दे रहा है, टेलीकॉम सर्विस दे रहा है। एयरटेल ने लेट अस सपोज आपको 500 रुपए की सर्विस दी, आपका 500 रुपए का बिल आया। क्या आपका बिल, मान लो ब्रॉडबैंड कनेक्शन 499 का प्लान होता है, क्या बिल आपके पास 499 का आएगा, नहीं। आपके पास मान लो 500 रुपए का एयरटेल है, उसने उसके ऊपर, अगेन आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल रेट, 10% प्रैक्टिकली होता नहीं है, समझने के लिए कैलकुलेशन की ईज के लिए 10% मान रहा हूं। एयरटेल आपसे 50 रुपए चार्ज करता है और आपका बिल 550 का आता है। अगेन ध्यान दो, हु इज लायबल टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट, एयरटेल, बट हु इज बियरिंग द बर्डन ऑफ दिस टैक्स, यू एंड मी, वी आर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ध्यान दो, इनडायरेक्ट टैक्स में दो अलग अलग लोग होते हैं। एक पर्सन होता है पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, जो कि मेरे एग्जांपल में है पिज्जा हट और एयरटेल, और दूसरा पर्सन होता है पर्सन बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स, जो दोनों एग्जांपल में हम है अल्टीमेट कंज्यूमर। इनडायरेक्ट टैक्स में सरकार को पे करने के लिए कोई और लायबल होता है और बर्डन कोई और बेयर कर रहा होता है। अच्छा, अब मैं थ्योरेटिकली बोलूं, पिज्जा हट ने आपको पिज्जा बेचा, उससे पिज्जा हट को इनकम हुई, पिज्जा हट ने अपने खर्चे वर्चे लेस करे, उसके बाद उसको इनकम हुई। मान लो 1000 रुपए का पिज्जा बनाने के लिए पिज्जा हट को खर्चे करने पड़े 300 रुपए, बाकी इनकम उसकी कितनी हुई, 700 रुपए। इस 700 रुपए के ऊपर पिज्जा हट को क्या पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, यस और नो। इन 700 रुपए के ऊपर पिज्जा हट क्या पे करेगा, इनकम टैक्स। कभी आपने देखा है, आप पिज्जा हट जाओ, उसके बिल के ऊपर जीएसटी लगने के बाद इनकम टैक्स भी लगाओ। क्या पिज्जा हट को कभी ऐसे करते देखा है आपने कि वो अपने बिल में कस्टमर को बोले, अरे भाई तुमको पिज्जा बेचने से मुझे इनकम होएगी, उस इनकम पे मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो इनकम टैक्स भी मैं तुमसे ले लूं। क्या कभी कोई इंसान किसी से इनकम टैक्स रिकवर करता है, द आंसर इज नो, कर ही नहीं सकते। इनकम अगर पिज्जा हट की है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स किसको पे करना है, पिज्जा हट को ही पे करना है। सिमिलरली कभी एयरटेल का बिल चेक करना, एयरटेल के बिल में जीएसटी लगा होता है, क्या आपने जो पैसे एयरटेल को दिए उसने इनकम नहीं कमाई, बिल्कुल कमाई। क्या एयरटेल को इनकम टैक्स नहीं पे करना, बिल्कुल करना है। क्या इनकम टैक्स जो एयरटेल ने पे करना है वो कभी आपसे बिल पे चार्ज करके मांगता है, द आंसर इज नो। वाई, बिकॉज इनके इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जिस पर्सन की इनकम के ऊपर वो टैक्स लगा है उसी पर्सन को पे करना पड़ेगा, उसी पर्सन को बर्डन बियर करना पड़ेगा, वो अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता किसी पर। इसीलिए ध्यान देना, डायरेक्ट टैक्स के अंदर पर्सन हु इज पे लायबल टू पे टैक्स एंड पर्सन हु इज बेयरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स, बोथ आर सेम पर्सन। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे, आप बोलो डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो पर्सन जो लायबल होता है और वो पर्सन जो एक्चुअली बर्डन बियर कर रहा होता है वो सेम होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन लायबल होता है और जो पर्सन बर्डन बियर कर रहा होता है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो जल्दी से एक बार डेफिनेशन लिखो, यहां पर जल्दी से एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। लिखो, डायरेक्ट टैक्स
इट इज अ टैक्स इन विच बर्डन वर्ड ना बड़ा लेमैन वर्ड है। लीगल वर्ड क्या होता है, हम लॉ की भाषा में बर्डन, बर्डन मतलब किसकी जेब से पैसा गया है, उसे बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस, इंसिडेंस एक लीगल वर्ड है। आज अब हम क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब टैक्सेशन लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप आम आदमियों वाली भाषा नहीं बोलोगे, आप लॉ की लैंग्वेज बोलोगे। तो इट इज अ टैक्स इन विच इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिख लो, इंसिडेंस का मतलब बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। बर्डन किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। इन अदर वर्ड्स, इसी चीज को दूसरी लैंग्वेज में लिखें, हेयर पर्सन, नमन आपके क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। आदित्य आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। प्रांजल आपके क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा अभी। प्रांजल और नमन आपने जो क्वेरी पूछी है अभी आगे वो आंसर हो जाएंगी। हेयर पर्सन लायबल टू पे टू गवर्नमेंट एंड पर्सन bearing incidence of tax, person who is liable to pay to the government and person who is bearing the incidence of tax are same, दोनों सेम पर्सन है। जो पर्सन बर्डन बियर कर रहा है और जो पर्सन लायबल टू द पे टू द गवर्नमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इसमें लिखेंगे इट इज अ टैक्स in case of which incidence can be shifted to customer. Incidence can be shifted to customer. This means person liable to pay and person bearing incidence may be different. पर्सन लायबल टू पे और पर्सन जो बेयरिंग इंसिडेंस है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब अगला सवाल ये आया, अगला सवाल ये आया, ये तो आप नोट कर ही रहे हो, साथ साथ मैं बोलता भी जाता हूं। मैंने ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। मैंने बोला दोनों पर्सन मे बी डिफरेंट, मे बी, कैन बी का मतलब क्या है, हो सकता है, विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या इनडायरेक्ट टैक्स में ये जरूरी है कि बर्डन किसी और पे शिफ्ट करना है? क्या इनडायरेक्ट टैक्स में पिज्जा हट के लिए कंपलसरी है, एयरटेल के लिए कंपलसरी है दैट जो भी वो जीएसटी है या जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी और पे पास ऑन करेगा? मैं 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेता हूं। पिज्जा हट क्या कॉम्पिटिटर है डोमिनोज, यस और नो? पिज्जा हट का कॉम्पिटिटर है डोमिनोज। डोमिनोज ने क्या किया, ये सेम पिज्जा जो मैंने पिज्जा हट पे खाया डोमिनोज पे भी मिलता है, डोमिनोज ने भी उसका सेल प्राइस 1000 रखा है, मगर डोमिनोज ने के पास जब आप गए, डोमिनोज ने कहा बिल अगर 1000 लिखा है ना मेन्यू में, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। आपने नोट किया होगा कुछ रेस्टोरेंट्स में आप जाते हो, मेन्यू में जो प्राइस लिखा होता है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है। कुछ जगहों पे जो प्राइस होता है उसके अंदर ओवर एंड अबव टैक्स लगता है। डोमिनोज ने वो पिज्जा 1000 रुपए का बेचा और कस्टमर से 1000 रुपए लिए। मेरा सवाल ये है, अगर डोमिनोज अलग से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता, क्या उसे फिर भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है? पिज्जा हट ने अलग से जीएसटी कलेक्ट किया, डोमिनोज ने कलेक्ट नहीं किया, क्या डोमिनोज को भी जीएसटी पे करना है? द आंसर इज यस। जीएसटी जब एक लाइबिलिटी डालता है सेलर के ऊपर, वो लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं होती।
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझते हो ना अकाउंट्स में? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो किसी चीज पर डिपेंड करती है। आपका ये जो जीएसटी है ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। अगर आपको पे करने के लिए बोल दिया तो आपको पे करना पड़ेगा, फिर चाहे आप कस्टमर से रिकवर करो या ना करो। तो डोमिनोज ने अगर जीएसटी रिकवर नहीं किया अलग से, तब भी उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तब वो क्या करेगा, इसी 1000 रुपए के अंदर से जीएसटी निकाल के देगा। यानी वो एक तरह से क्या कर रहा है, वो कह रहा है मैं इन्हीं 1000 रुपए को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लूंगा, इसमें से 900 समथिंग रुपीज अपने पास रख लूंगा और बाकी पैसे क्या करूंगा, सरकार को जमा करा दूंगा। अगला सवाल, कैलकुलेशन कैसे करेंगे अभी बताता हूं। अगला सवाल, एयरटेल में कभी आपने देखा होगा, एयरटेल यूजुअली क्या करता है, 100 रुपीज का अगर आप रिचार्ज कराओ तो 100 रुपीज का रिचार्ज करने पे आपको जो बैलेंस मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 85-86 रुपीज मिलता है। यस और नो? एयरटेल 100 रुपीज का रिचार्ज कराओ तो 85 रुपए 86 रुपए का बैलेंस देता है आपको। क्यों? वो 13 14 15 रुपए कहां गए, वो जीएसटी में चले गए, सरकार को दे दिए उसने। मगर कई बार एयरटेल क्या करता है, वो स्कीम लाता है 1000 रुपए का रिचार्ज कराओ, 1000 में 1000 का टॉक टाइम पाओ। करता है? ऐसा नहीं करता। वो कहता है बड़ी वैल्यू का रिचार्ज कराओ, बड़ी वैल्यू का टॉक टाइम पाओ। तो मुझे एक बात बताओ, 100 रुपीज के रिचार्ज में तो उसने 85 रुपीज की सर्विस दी, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया और आपसे लगभग 100 रुपीज ले लिए। क्या 1000 रुपीज में जब उसने आपको सर्विस भी 1000 की दी, क्या वो अब जीएसटी पे करेगा सरकार को या नहीं पे करेगा? करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। ऑल्दो एयरटेल ने 1000 रुपीज के बदले में आपको 1000 रुपीज दे दिए टॉक टाइम का, मगर जीएसटी उसको फिर भी पे करना है। जीएसटी इज नॉट ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगर कोई सेलर सामने वाले पर्सन से अलग से जीएसटी कलेक्ट नहीं करता, भूल जाता है, या एज अ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग से नहीं करता, क्या सरकार उसे छोड़ देगी? नहीं, सरकार उसको फिर भी लेगी। तो बेसिकली सर डोमिनोज ने फिर क्यों नहीं लिया? क्योंकि डोमिनोज पिज्जा हट से इस बात पे कंपीट करना चाहता है। अगर आप पिज्जा हट पे जाओ आपका बिल 1100 आता है, डोमिनोज पे आपका बिल 1000 आता है, तो आप डोमिनोज पे जाना पसंद करोगे। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी डोमिनोज की कि मैं जीएसटी का बर्डन खुद पे कर दूंगा, तुम 1000 रुपए दे दो। अच्छा सर, अब सवाल ही आया, डोमिनोज ने 1000 रुपए कलेक्ट किए, सर डोमिनोज को जीएसटी कितना पे करना है? अगर पिज्जा हट 1000 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज करता था तो 10% किसका निकाला उसने? सेल प्राइस का। मगर अब डोमिनोज ने तो टोटली 1000 रुपीज कलेक्ट करे, तो डोमिनोज को जीएसटी पता कैसे पे करना है? वैसे तो ये आगे कम से कम 12-13 क्लासेस बाद जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे हम जीएसटी में, वहां पर एग्जैक्ट सेक्शन नंबर के साथ बताऊंगा ये चीज कहां लिखी है। अभी सिर्फ लॉजिकली समझते हैं। अगर डोमिनोज ने सिर्फ 1000 रुपए कलेक्ट करे तो क्या वो 100 रुपीज का जीएसटी पे करे? नहीं, डोमिनोज क्या मान के चलेगा, 1000 रुपए में उसका सेल प्राइस भी कवर्ड है और उसका जीएसटी भी कवर्ड है। यानी 1000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी वो मान के चलेगा इसी 1000 रुपए में सेल प्राइस भी है, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से जीएसटी लगा, और टोटल कितना आ गया? 1000 रुपए। तो मैंने क्या कर दिया मैथमेटिकली, 1000 डिवाइडेड बाय 110%। जल्दी से बताना कितना आंसर आएगा? मेरे हिसाब से 909 रुपए आएगा। तो 909 रुपए डोमिनोज का सेल प्राइस हो गया, जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 91 रुपीज का जीएसटी बनता है। डोमिनोज सरकार को 91 रुपीज का जीएसटी पे करेगा। हमें देख के लग रहा है डोमिनोज ने हमसे 1000 रुपए लिए हैं, सरकार डोमिनोज ने जीएसटी चार्ज नहीं किया। असली में डोमिनोज ने लीगली स्पीकिंग आपको 909 रुपए का पिज्जा बेचा है, जिसमें 91 रुपीज का जीएसटी अलग से जुड़ा था। सिमिलरली एयरटेल देख के लगता है 1000 के बदले में 1000, उसने 1000 रुपए लिए, नहीं, एयरटेल 909 रुपए खुद रखेगा, 91 रुपीज जीएसटी पे करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, आप 909 रुपए 9 पैसे, चलो मैंने राउंड ऑफ कर लिया 909 रुपए। तो अगर आप ध्यान से देखो, इवन इफ अलग से इनडायरेक्ट टैक्स आपसे चार्ज नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली वो आपसे लिया गया होता है या नहीं लिया गया होता, बस आपको दिख नहीं रहा होता, इनडायरेक्टली वो आपसे लिया गया है। यू आर नॉट एबल टू सी इट। जब आपने डोमिनोज से भी 1000 का पिज्जा लिया, वो उसके प्राइस में इंक्लूडेड है, आपको दिख नहीं रहा।
मैं आपसे पूछूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे आपसे पूछा क्या आप में से बच्चों ने टैक्स पे किया है, मोस्टली बच्चों का आंसर आया नहीं पे किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं आपने इनकम टैक्स बेशक पे ना किया हो, आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। सर कैसे पे किया है? जब तुमने एयरटेल का बिल भरा, एयरटेल का रिचार्ज कराया, क्या तुम सरकार को पे नहीं किया, यू आर नॉट लायबल टू पे, बट क्या तुमने इनडायरेक्टली उसका बर्डन बियर किया? अगर इनवॉइस पे अलग से दिख रहा था तो डायरेक्टली दिख रहा है, अगर इनवॉइस पे अलग से नहीं दिख रहा था क्या इनडायरेक्टली तुमने बर्डन बियर किया? यस। अगर आपने बिस्किट खरीदे, पार्ले जी 10 रुपए का आता है सिंपल सा, अगर तुमने बिस्किट खरीदे, पार्ले जी बिस्किट 10 रुपए के आए, आपको कोई अलग से बिल में टैक्स नहीं दिखा, बट मुझे एक बात बताओ, क्या उस 10 रुपए के पार्ले जी के अंदर टैक्स ऑलरेडी जुड़ा है या नहीं जुड़ा? यस। इवन इफ आपसे अलग से चार्ज नहीं किया गया, 9 रुपए समथिंग पैसे उस पर्सन के पास गए होंगे, बाकी लगभग 90 पैसे उसने क्या किया होगा? जीएसटी पे किया होगा। तो इंसिडेंस तो पास ऑन हो जाता है। अगर आप अलग से चार्ज करो तो दिख रहा होता है, अगर आप अलग से चार्ज ना करो तो भी सेलर लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। इवन इन दैट केस इनडायरेक्टली उसने आप पे बर्डन पास ऑन कर दिया। तो सर कुछ लोग अलग से दिखाते हैं, कुछ लोग अलग से क्यों नहीं दिखाते, ऐसा क्यों होता है? मार्केटिंग टैक्स स्ट्रेटेजी। सिंपल सी बात है, आप सोच के देखो। मैं आपको कहूं, आप मुझसे पूछने आए हो सर फीस कितनी है, मान लो मैंने आपको बोल दिया 10,000, और जब आप आए मैंने कहा 10,000 प्लस 18% जीएसटी 11,800, तो आप बोलोगे सर आपने तो 10,000 बोला था। मैंने कहा बेटा 10,000 तो मेरे हैं, 1,800 रुपए तो सरकार के हैं, क्या आप मुझे ये सुन के 1,800 रुपए दे दोगे? आप कहोगे 1,800 आप दो सर सरकार को, हम तो 10 देंगे। तो मार्केट में कस्टमर के चक्कर में लोगों को प्राइस रखना पड़ता है, और जीएसटी कहते हैं हम खुद बियर कर रहे हैं। मगर सेलर बेवकूफ नहीं होता, सेलर को पता होता है अगर मैंने 10,000 की एक चीज बेची, डोमिनोज ने 1,000 रुपए की एक चीज बेची, उसको पता है 1,000 में से 909 रुपए मेरे पास आएंगे, 91 रुपए देने हैं। बस ये मार्केटिंग का एक तरीका है कि जीएसटी हम बियर कर लेंगे। अंदर से सेलर को पता है कि सेलिंग प्राइस मेरा कम है। पिज्जा हट ने क्या कहा, उसने मेन्यू में 1,000 रुपए लिख दिए, उसने कहा जीएसटी अलग से चार्ज करूंगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। ठीक है जी, यहां पर एक चीज लिखो, इसके नीचे इनडायरेक्ट टैक्स के नीचे लिखो, यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स, indirect tax is not a contingent liability. Indirect tax is not a contingent liability, that is, it is not dependent, it is not dependent on whether tax has been recovered from customer or not. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर आपने कस्टमर से टैक्स रिकवर किया या नहीं किया। लिखो आगे। हैंड राइटिंग मेरी तो इतनी बेकार है नहीं, ये टैब के ऊपर ना ये डिजिटल पेन की वजह से और बेकार लगती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको, कुछ कर नहीं सकता। एक तो ना माइक्रोसॉफ्ट में ये जो राइटिंग वाला सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया है। पिछले बैच में मेरी फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हैंड राइटिंग आती थी, जब से ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, पता नहीं क्यों पेन ढंग से चलता ही नहीं, हैंड राइटिंग और बेकार आती है। इवन इफ सर ये नोट्स मिलेंगे, यार ये मैंने गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि ना मैं सेव करता हूं ना, कई बार ऐसा होता है कि ये जब मैं सेव करता हूं तो ये अगली बार ओपन करूं फाइल, ये रब हो जाता है। अगर ये सेव होने के बाद वैसे का वैसा रहा तो मेरे लिए कुछ नहीं है, ये पीडीएफ में मैं आपको भेज दूंगा, मगर आप इस पर रिलाय मत करो, ये धोखा दे जाता है ये कई बार। तो आप लिखते जाओ, आलसपन छोड़ो, घर पे बैठे हो आराम से, आप में से आधे लोग तो खा पी भी रहे होगे बैठे बैठे, तो इतना सहूलियत में मत आओ कि नोट डाउन भी नहीं कर रहे, नोट डाउन करते रहो। इवन इफ सप्लायर डजंट चार्ज indirect tax separately,
he will still have to pay टैक्स टू गवर्नमेंट। उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी इस बात पे कि वो सरकार को वो कस्टमर से रिकवर करना भूल गया। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब तो समझ लिया, इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जल्दी से मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स पहले हमारे देश में एक टैक्स हुआ करता था, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स 2015 के अंदर खत्म कर दिया गया है। आज की डेट में वेल्थ टैक्स नहीं लगता। जब मैंने सीए करी थी उस जमाने में डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में इनकम टैक्स भी आता था, वेल्थ टैक्स भी। आज की डेट में आपके सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स बोल लो या इनकम टैक्स बोल लो, बात एक ही है। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स कुछ और भी टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे प्रोफेशनल टैक्स नाम का एक टैक्स होता है। एंटरटेनमेंट टैक्स भी एक तरह का टैक्स नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स तो चलो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है। प्रोफेशनल टैक्स या कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स लगाती हैं एग्रीकल्चर पे ऊपर, वो भी डायरेक्ट टैक्स हैं, बट उनकी ना कलेक्शन बहुत कम होती है। They are, you can say income tax is not the only type of direct tax, but from our syllabus perspective, as long as you are going to become chartered accountant, direct tax मतलब income tax आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ और टैक्सेस भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स भाई इनकम टैक्स ही होता है। इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन टैक्स बोल देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स या हाउस टैक्स। बिल्कुल सही बात है, कीर्ति और भावना ने बोला प्रॉपर्टी टैक्स भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, मगर अगेन आई एम टेलिंग यू वो ना म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है, बहुत कम होती हैं। तो आपने अदर एग्जांपल लिखने हैं, लिख लो, हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है। अदर एग्जांपल्स, प्रोफेशनल टैक्स नाम की एक चीज लगती है, फिर म्युनिसिपल टैक्स लगते हैं, हाउस टैक्स होता है एक, इसके अलावा एग्रीकल्चरल बेस्ड टैक्सेस होते हैं, एग्रीकल्चर टैक्सेस इन सम स्टेट्स। तो ये कुछ और एग्जांपल हैं डायरेक्ट टैक्स के। ठीक है जी। कॉर्पोरेशन टैक्स म्युनिसिपल टैक्स में आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स मैंने लिखवा दिया, हाउस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स खत्म हो चुका है, इनहेरिटेंस टैक्स नाम का कोई टैक्स नहीं है। अगेन साहिल, गिफ्ट टैक्स खत्म हो चुका है। इनहेरिटेंस टैक्स और गिफ्ट टैक्स जो आप बोल रहे हो बहुत साल पहले लगा करते थे, अब उन्हें इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। तो आज की डेट में कोई भी गिफ्ट टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता। ठीक है जी। गिफ्ट वगैरह की सारी बातें इनकम टैक्स के अंदर ही आएंगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अभी मैंने जैसे कि आपको बोला हम आज वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से पहले भूल जाओ जीएसटी को। 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ना गुड्स पे लगते हैं या फिर सर्विसेज पे लगते हैं। आप सोच के देखो, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या कंज्यूम करते रहते हो? सुबह से लेकर शाम तक या तो आप गुड्स कंज्यूम करते हो या सर्विसेज कंज्यूम करते हो। आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आई होप क्लास के अंदर ब्रश करके तो बैठे होगे, नहाए तो नहीं होगे। वो तो 101% मुझे पता है। जो बच्चा बोल भी रहा है ना मैं नहा के बैठा हूं, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। तुम नहा के सवेरे 8 बजे की क्लास में आए थे, ब्रश तो करके आए थे। तो आपने जो टूथब्रश यूज किया, टूथपेस्ट यूज करी, गुड्स। इस समय आप मुझे सुन रहे हो, सर्विस ले रहे हो। आपकी क्लास इंटरनेट के बेसिस पे चल रही है, एयरटेल से सर्विस ले रहे हो। जैसी क्लास खत्म होएगी जाकर खाना खाओगे। सर बिलीव करो नहा के आए हैं, चलो मान लेता हूं भाई। अब इसके बाद जाके खाना खाओगे, वो क्या है? गुड्स हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आप गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हो। इन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। अब जरा मैं एग्जांपल लूं, मान लो इस समय जो आप जो नोटिंग कर रहे हो, आप पेन यूज कर रहे होगे, ऐसा एक पेन यूज कर रहे होगे। अब सोच के देखो, ये पेन जो अभी आप यूज कर रहे हो, ये पेन किसी ना किसी कंपनी ने बनाया होगा। ये पेन किसका है भाई? सेलो कंपनी का पेन है ये पेन सेलो कंपनी ने बनाया। यानी गुड्स की अगर मैं बात करूं, गुड्स पहले क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप सेलो कंपनी का पेन यूज कर रहे हो, सेलो कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया,
क्या आपने डायरेक्टली सेलो कंपनी से खरीदा था? नहीं सर, मैंने तो घर के पास दुकान है वहां पे खरीदा था। तो इमेजिन करो सेलो कंपनी से आप तक वो पेन कैसे आया होगा। सेलो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, ऐसे करते करते आपके पास ये पेन आया होगा। तो अगली चीज क्या होती है गुड्स के केस में? मैन्युफैक्चर के बाद सेल होती है। मैन्युफैक्चर के बाद अगली चीज क्या है? सेल है। फिर ये पेन जो आपने बनाया, ये तो सेलो ने बनाया, चलो ये इंडिया के अंदर बना। क्या आप में से कुछ ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको जो इंपोर्टेड पेन खरीद रहा हो? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? कोई फॉरेन कंपनी जिसने बाहर वो पेन बनाया और आप बाहर से उस पेन को इंडिया में ले आए। अगर कई बार होता है ना किसी का रिश्तेदार फॉरेन से आए, गिफ्ट के रूप में कुछ ले आता है, तो क्या ये पेन इंपोर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, उल्टा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है सेलो इंडिया के अंदर पेन बनाए और इंडिया के बाहर भेज दे? यस। तो गुड्स के साथ क्या क्या किया जा सकता है वो मैंने लिख दिया। गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल होता है। हो सकता है आप बाहर वाले गुड्स ले लो, इंपोर्ट किए जा सकते हैं, और हो सकता है इंडिया का कोई सेलर इंडिया के बाहर बेच दे, एक्सपोर्ट हो सकता है। अब जो चीजें गुड्स के साथ हो सकती हैं, इन सब के ऊपर 2017 1 जुलाई 2017 से पहले अलग अलग टैक्स लगते थे। जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे तो उस पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। ठीक क्यों बोल रहा हूं? 1 जुलाई 2017 के बाद कहानी बदल गई है, वो अभी मैं आपको बताई नहीं। 1 जुलाई 2017 से पहले मैन्युफैक्चर करने पे क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। और मजे की बात ये है, पेन को मैन्युफैक्चर करने के बाद जब बेचोगे, मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया है, बेचने पे लगता था सेल्स टैक्स। अगली क्लास में मैं इसका नाम बदल दूंगा, सेल्स टैक्स की जगह कोई और नाम बताऊंगा। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब गुड्स बिकते थे उन पे क्या लगता था? सेल्स टैक्स। तो अगर ये पेन बनेगा तो एक बार एक्साइज ड्यूटी लगेगी, फिर हर बार जब बिका, सेलो कंपनी ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आपको बेचा, हर बार जब सेल हुई क्या लगेगा? सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक है जी। अगर गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो उस केस में क्या लगता था? उस केस में लगती थी इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उस पे लग सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी। इन दोनों ड्यूटीज को ना कलेक्टिवली बोला जाता है कस्टम्स ड्यूटी। कलेक्टिवली इन दोनों ड्यूटीज को हम क्या बोलते हैं? कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कोई अलग तरह की ड्यूटी नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को एक साथ बोल दिया जाता है कस्टम्स ड्यूटी। तो ध्यान दो, इस पेन के साथ डिपेंडिंग ऑन क्या इवेंट हो रहा है उससे इस पे टैक्स लगेगा। अगर ये इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है, बनाने पर, मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज लगती थी, उसके बाद बेच रहा है, सेल्स टैक्स। पेन अगर इंडिया में इंपोर्ट करो तो इंपोर्ट ड्यूटी, पेन इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करो तो लग सकती थी क्या? एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये सारे चीजें जो हो रही हैं इन्हें टैक्सेशन में बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट्स। टैक्सेबल इवेंट का मतलब वो इवेंट जिसके होने पे कोई टैक्स ट्रिगर हो जाता है, कोई टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है, उस इवेंट को बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो गुड्स के अंदर 4 टैक्सेबल इवेंट थे: मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। मेनली 4 थे, इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस थे, वो बाद में बात करूंगा। सर्विस के केस में बात करते हैं, सर्विस के केस में बात करते हैं जल्दी से। अरे भाई हट जा, इसको कैसे हटाऊं? हाँ हट गया। हाँ जी, सर्विस के केस में बात करें, क्या सर्विस का मैन्युफैक्चर हो सकता है? क्या इस समय मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूं, एम आई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस? बात करूं इकोनॉमिक्स की, फाउंडेशन में पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स तो कहता है गुड्स का भी मैन्युफैक्चर हो सकता है, सर्विस का भी मैन्युफैक्चर हो सकता है। इकोनॉमिक्स में मैन्युफैक्चर का मतलब होता था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, याद आ रहा है? ये इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, टैक्सेशन मानता है अगर आप सर्विसेज को मैन्युफैक्चर मान लो तो सेल कब मानोगे? यानी आप मुझे बोलो कि सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं, तो क्या आप सर्विसेज के केस में मैन्युफैक्चर और सेल इन दोनों इवेंट को अलग अलग कर सकते हो? द आंसर इज नो। गुड्स में मैन्युफैक्चर होना एक अलग इवेंट है,
मैन्युफैक्चर होने के बाद सेल बाद में हो सकता है। सर्विस, मैन्युफैक्चर और सेल अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल है, उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्विस के अंदर हमने पता कौन सा इवेंट बनाया, प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस में हमने बोला मैन्युफैक्चर और सेल अलग अलग नहीं हो सकता, जो भी पर्सन प्रोविजन ऑफ सर्विस कर रहा है उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जिसका नाम था सर्विस टैक्स। तो सर्विसेज पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स, और टैक्सेबल इवेंट क्या था, प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, मैन्युफैक्चर और सेल अलग अलग नहीं हो सकता, बट हमें सर एक बात बताओ, प्रोविजन ऑफ सर्विस में सर्विस इंपोर्ट भी हो सकती है, सर्विस एक्सपोर्ट भी हो सकती है। सर्विस इंपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट के ऊपर क्या कोई अलग से टैक्स था? द आंसर इज नो। सर्विसेज अगर इंपोर्ट होती थी या एक्सपोर्ट होती थी तब भी क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। यानी सर्विसेज के ऊपर हमने सिर्फ एक ही टैक्स लगा रखा था, चाहे सर्विस प्रोवाइड हो इंडिया के अंदर, चाहे सर्विस इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, एक ही तरह का टैक्स था, सर्विस टैक्स। सो दीज वर द मेन टैक्सेस दैट वर लेविड बिफोर 1 जुलाई 2017। डायरेक्ट टैक्स के नाम पर इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर एक्साइज लगती थी, सेल्स टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था। अब इन सारे टैक्सेस के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताना है, बट आज की क्लास हो गई है खत्म। आपके दिमाग में डाउट आ रहे होंगे, ठीक है जी, कि सर ऐसा कैसे? किसी बच्चे ने बोला सर जब आप सीए की तैयारी कर रहे थे तो आप कह सकते हैं ना मैन्युफैक्चर कर रहे थे सर्विस। नहीं, सर्विस मैन्युफैक्चर, मैंने कहा सर्विस मैन्युफैक्चर हो सकती है, मगर मैन्युफैक्चर और क्या कहते हैं सेल, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्विस के अंदर हमने टैक्सेबल इवेंट किसको बना दिया था, प्रोविजन ऑफ सर्विस। नहीं तो मैन्युफैक्चर और सेल को अलग अलग बनाते तो बड़ी दिक्कत हो जाती, कब मैन्युफैक्चर हुई है कब सेल हुई है। इसलिए हमने एक ही इवेंट बना दिया, प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर अगर आप पेन ड्राइव में बेच दो तो आगे जाकर बेटा आप पढ़ोगे, सूरज ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर आप अपनी क्लासेस अगर पेन ड्राइव में बेचते हो आगे जाकर आप पढ़ोगे, उसे गुड्स माना जाता है, उसे सर्विस नहीं माना जाता। कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएं, पेन ड्राइव के थ्रू अगर बेचूं वो गुड्स मानी जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको एक सिनॉप्सिस दी है, और ये सिनॉप्सिस भी पूरा नहीं है, इन टैक्सेस में भी कुछ खास बातें हैं जो आज मैं नहीं बता सकता क्योंकि 11 बज चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे। अभी मैंने सारी चीजें नहीं बताई, नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे। नेक्स्ट क्लास की पूरी नेक्स्ट क्लास हम पूरी डिवोट करेंगे 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता है, थर्ड क्लास में हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस होएगा। ठीक है जी, तो आज मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी। कोई डाउट्स हो तो जल्दी से बताओ, और नहीं तो फिर आपको ब्रेक लेकर अगली क्लास के लिए जाना होगा। किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। आई डोंट थिंक यहां पर कोई डाउट होंगे, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। सर सेल्स टैक्स हर टाइम अलग अलग होता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। बिजॉय आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बिजॉय पूछ रहे हैं क्या सर हर बार सेल होएगी, सेल्स टैक्स लगता था? नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दूंगा बिजॉय। अभी के लिए मान लो हर स्टेज पे लगता था, ठीक है जी, अभी के लिए मान लो हर स्टेज पे लगता है। ये वीडियो कब अपलोड होगा, ऐप के ऊपर ऑटोमेटिकली आज रात तक या कल सुबह तक अपलोड होगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर गूगल ड्राइव पे कब आएगा, अभी तो डेमो में तो गूगल ड्राइव आएगा नहीं, वैसे गूगल ड्राइव के अंदर टिपिकली आपका आ जाएगा हर रोज शाम तक। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विस पे सर्विस टैक्स क्यों लगाते हैं गिरीश, इसका लॉजिक अगेन कल की क्लास में बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ बेस बताया है। सर्विस क्यों मतलब सर्विस टैक्स ही क्यों लगा दिया हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इसका कारण जब हिस्ट्री बताऊंगा ना। सर्विस टैक्स 1994 में आया है, ये टैक्सेस बहुत पुराने हैं, तो हिस्टोरिकल रीजन है इसका। जब हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस बताऊंगा उसके अंदर ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर सर्विसेज का टैक्स एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, सर्विसेज के ऊपर हमने सिर्फ एक ही टैक्स रखा, अलग अलग टैक्सेबल इवेंट नहीं बनाए। हमने कहा चाहे सर्विस का इंपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे आप इंडिया के अंदर सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विसेज पे एक ही टैक्स रखा, सर्विस टैक्स। इसके लिए अलग अलग टैक्स क्यों नहीं बनाए, हिस्टोरिकल रीजन है, क्योंकि सर्विस टैक्स 1994 में आया था, ये टैक्सेस पुराने थे। जब 1994 में सर्विस टैक्स को लाए तो मनमोहन सिंह जी जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए सर्विसेज पे उन्होंने ऑल टुगेदर सर्विस टैक्स लगा दिया था। सर आईसीआई मॉड्यूल देख सकते हैं, आज वाली क्लास में मजा नहीं आएगा, 2-3 क्लास रुक जाओ उसके बाद देखना। जब कोई चैप्टर खत्म हो जाए ना मेरी तरफ से, तब देखा करो आईसीआई का मॉड्यूल।
रिकॉर्डेड होगा ये लेक्चर, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर। सर अभी भी कुछ चीजों पे सेल्स टैक्स लगता है, बिल्कुल। अभी मेरे को बढ़ने तो दो आगे धीरे धीरे, अभी तो 1 जुलाई 2017 से पहले नहीं आया। आप सबके जो भी डाउट है ना, मैंने नोटिस किया है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। यार मैंने तो अभी 1 घंटा भी टैक्स नहीं पढ़ाया, तो अपने आप जब अगली क्लास में मैं टैक्स पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो अपने आप ये डाउट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, खत्म करें। सर वैट किसे कहते हैं? सेल्स टैक्स को ही वैट बोलते हैं। सेल्स टैक्स का नाम बदल के वैट क्यों कर दिया गया, अगेन अभी हम पढ़ेंगे। कुछ सस्पेंस बने रहने दो भाई, पहली क्लास में सारा कुछ पता करोगे क्या? ठीक है जी, आज की क्लास करते हैं खत्म, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास होने वाली है हमारी बढ़िया, क्योंकि आज वाली क्लास में तो बेसिक बेसिक करते ही हमें इतना टाइम लग गया। कल मेन टॉपिक में आएंगे, यहीं से पिकअप करेंगे। आपके सामने मैंने कर दिया इसको सेव, उम्मीद है कल जब ओपन करूंगा ये यहीं पर मुझे सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है जी, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सेव कर दिया, देखता हूं सेव करने के बाद अगली बार ओपन करूं दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, टाटा बाय बाय। अगली क्लास आपकी होगी आज अकाउंट्स की है या कॉस्ट की है, मुझे पता नहीं, शेड्यूल देख लेना। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्लास। अगर मैं ज्यादा देर बोलता रहा तो अगली क्लास के लिए लेट हो जाओगे। 5-10 मिनट की ब्रेक लो, मैं मैम को बोल देता हूँ अगली क्लास थोड़ी 10 मिनट लेट शुरू कराएंगे, 11:15 तक शुरू कराएंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।